स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। इसी क्रम में हम लोग जो अगला पार्ट आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे वो हमारा रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। क्योंकि आपको हम एक बार फिर से याद दिला दें कि अभी तक हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी में जो उसके बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बेसिक में इंट्रोडक्शन में एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है कि जो हमारी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं उनकी वर्जिन कैसी होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमारी क्या होती है, कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। उसमें हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया है। साथ ही साथ हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी कर रहे हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग जो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स होती हैं उसमें भी हम लोगों ने हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी कर लिया है वो थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। तो 3 तरह की जो मुख्य हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को हम लोग एक ही पार्ट में पूरा का पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्योंकि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है वो बहुत बड़ी नहीं है, तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारी थाइमस ग्लैंड बचती है, पीनियल ग्लैंड बचती है। फिर उसके बाद हम लोग जो आ जाएंगे वो एड्रिनल ग्लैंड पर, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद हम लोग आ जाएंगे जो हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं किन केस में जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उसी में पार्शियली अथवा कम्प्लीटली क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। जैसे अगर आपको ये थोड़ा भी याद हो तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है, लैरिंग्स का पार्ट होता है, इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। फिर लैरिंग्स के बाद हमने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा नेक रीजन्स होता है। फिर इस नेक रीजन्स के बाद में अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड्स है। इसको हम लोगों ने जो नाम दिया था वो बोला था कि ये हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं। अब थायराइड ग्लैंड्स में अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होती है, ये फॉल्किल लाइक अथवा साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अब इसको हमने साइक लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में बना दिया, ये साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अब इसी में देखने को मिलता है कि पार्शियली रूप से जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है वो इसके बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी जो ग्लैंड्स हो गई, इस ग्लैंड को हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये हमारी ग्लैंड जो होती हैं वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। और इस पार्ट को हम लोगों ने नाम दे दिया ये हमारा ट्रैकिया है। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है कि एक तरह की हमारी सेल्स होती है जिस सेल्स को हम लोग नाम देते हैं सेल ऑफ इस्थमस। सेल ऑफ इस्थमस, ये सेल ऑफ इस्थमस देखने को मिलता है कि जो कि दोनों लोब्स को क्या करती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है ये हमारी क्या होती हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है वो दोनों लोब्स में, इट मीन्स चाहे हम लोग उसकी बात करें लेफ्ट लोब की, चाहे राइट लोब्स की बात करें, तो उसके लेफ्ट लोब एज वेल एज राइट लोब में क्या होती है, ये 1 पेयर होती है। इट मीन्स 1 पेयर यहाँ पर है, 1 पेयर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये 2 पेयर्स क्या होती हैं, हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होती है, देखने को मिलती है कि पाई जाती हैं। और कहाँ पर देखने को मिला, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसी में क्या होती है, एम्बेडेड अथवा पार्शियली क्या होती है या कम्प्लीटली क्या होती है, वो एम्बेडेड मीन्स होता है कि उसी में क्या होती है, ये धसी हुई होती है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 mm क्या होती है, लॉन्ग होती है। 6 से 7 mm लॉन्ग होती है, 3 to 4 mm क्या होती है, ये वाइड होती है। दूसरी बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिलती है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें ट्रेवली जो नोटोकॉर्ड्स होता है वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उन कॉर्डेट में क्या होते हैं, थ्री प्राइमरी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं।
3 प्राइमरी फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसके करेक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला देखने को मिलता है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, उसमें नोटोकार्ड का पाया जाना या वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना। दूसरी बात वहाँ पर होती है कि प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, उसमें गिल स्लिट्स का पाया जाना, एज वेल एज क्या होता है, नर्व कार्ड का पाया जाना। तो ये 3 क्या होते हैं, उसके प्राइमरी फंडामेंटल्स क्या होते हैं, करेक्टर से देखने को मिलते हैं। तो उसी में देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सभी में देखने को मिलता है कि जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो पाई जाती है। बट एक हमारा ऐसा वर्टिब्रेट्स होता है जो कि सुपर क्लास स्पाइसेस से बिलोंग करता है, जो हमारा क्या होता है, फिशेस। तो उस फिशेस में देखने को मिलता है कि जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब जो फिशेस को छोड़ दिया जाए तो जो हमारा पाइसेस है उसमें तो नहीं पाएंगे, क्योंकि पाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फिशेस की स्टडी करते हैं। लेकिन जो दूसरा हमारा होता है एम्फीबियंस, जिसमें हम लोग फ्रॉग या टोड्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है रेप्टाइल्स होता है, जिसमें हम लोग स्नैक्स एंड लिजार्ड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो बर्ड होता है, या एबीज होता है, जिसमें हम लोग बर्ड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मैमल्स होते हैं। तो ये 5 हमारे देखने को मिलते हैं। तो 5 के पाँचों में पाए गए, एक्सेप्ट एक में छोड़ करके। अब अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होता है उसकी जो वर्जिन होती है वो एंडोडर्मल्स होती है। और एक सबसे बड़ी खास बात ये देखने को मिलती है कि ये एक ऐसी ग्लैंड्स होती है, जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो एक ऐसी ग्लैंड्स होती है जिसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में नहीं होता। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि बेसिकली जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो क्या करती हैं, जो हमारा कैल्शियम लेवल्स होता है जो कि इन केस में ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसके थ्रू से उसका एब्जॉर्प्शंस होता है, उसके थ्रू से क्या होती है, वो रेगुलेट होती है। इसलिए अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल होता है वो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के पास में या पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर नहीं देखने को मिलता है। और एक ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो एसेंशियल होती है ह्यूमन लाइफ के लिए। इट मीन्स ये हमारी लाइफ के लिए क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड मानी जाती है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहीं पर लिख देते हैं कि पहला पॉइंट ये लिख देते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर मोर इसेंशियल फॉर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए क्या होती है, सबसे एसेंशियल्स होती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, इन ह्यूमन में क्या होता है, ये ईच लोब का मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उस थायराइड ग्लैंड में जो ईच लोब्स होता है कंटेन वन पेयर क्या करता है, कंटेन करता है। इस बिहाफ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या होती है, 2 पेयर्स पाई जाती हैं। जो हमारी जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो 2 पेयर्स होती है। और अगर हम यहीं पर नंबर की बात करते हैं तो नंबर में कितनी होती है, ये 4 होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड आर partially embedded in थायराइड ग्लैंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है वो कम्प्लीटली अथवा पार्शियली, आंशिक रूप से क्या होती है, वो एम्बेडेड होती है। कहाँ पर एम्बेडेड होती है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसी में क्या होती है, धसी हुई होती है। ये 2 पेयर्स में पाई जाती है। ये हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, सबसे एसेंशियल ग्लैंड्स मानी जाती है। और अगली बात ये हमने आपको बताया कि इट प्रेजेंट इन all vertebrate except फिशेस। मैंने आपको बताया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, चाहे हम लोग बात करें
एम्फीबियंस की, चाहे रेप्टाइल्स की बात करें, चाहे एबीज की बात करें, चाहे मैमल्स की बात करें, सब में ये ग्लैंड्स जो होती है पाई जाती है। लेकिन जो हमारी फिशेस होती हैं, जिस फिशेस में हम लोग स्पेशली पाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ये जो ग्लैंड्स होती है ये टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग इसमें स्टडी कर लेते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लेंथ होती है उसको भी यहीं पर हम लोग छोटा सा लिख देते हैं। इसमें देखने को मिलता है कि लगभग 6 से 7 mm क्या होती है, ये लॉन्ग होती है, और लगभग 3 से 4 mm ये वाइड देखने को मिलती है। लगभग ये 6 से 7 mm लॉन्ग होती है, 3 से 4 mm क्या होती है, ये वाइड देखने को मिलती है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसका जो कलर होता है वो पिंकिश कलर का होता है। ये कलर कैसा होता है, इसका पिंकिश कलर का होता है। एक ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि इसकी जो वर्जिन होती है वो कैसी होती है, एंडोडर्मल क्या होती है, इसकी वर्जिन देखने को मिलती है। इसकी वर्जिन कैसी होती है, एंडोडर्मल देखने को मिलती है। और एक बात ये भी देखने को मिलती है कि इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ पर होता है। मैंने आपको बताया कि जो लोकेट होती है वो कहाँ पर, पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसके पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। जैसे ये थायराइड ग्लैंड, इसके पोस्टीरियर साइड में, इसके पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, पाई जाती है। तो मैंने बताया कि 6 से 7 mm क्या होती है, लॉन्ग होती है, 3 से 4 mm क्या होती है, वाइड होती है। ये पिंकिश कलर की देखने को मिलती है। इसकी जो वर्जिन होती है एंडोडर्मल होती है। ये पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स की क्या होती है, के पास पाई जाती है। अब हम लोग इसकी ग्लैंड में इसकी मेनली सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं और उसकी ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो कितनी तरह की जो सेल्स हमारी होती हैं, उन सेल्स से क्या होती है, वो मिल करके बनी हुई होती हैं। तो अपने को मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। पहली जो सेल्स होती है उसको हम लोग चीफ सेल्स बोलते हैं, अथवा उस सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। इट मीन्स इसमें अपने को देखने को मिलता है कि हमारी 2 तरह की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। पहली सेल्स जो होती है उसको हम लोग प्रिंसिपल सेल्स बोलते हैं, अथवा उसी को चीफ सेल्स बोलते हैं। और दूसरी जो पर्टिकुलर सेल्स होती है उसको हम लोग ऑक्सीफिल सेल्स का नाम देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर 2 चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ ये मिल गई कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिल करके बनी, जिसमें सबसे पहली जो सेल्स हो गई उसको चीफ सेल, अथवा उसी का दूसरा नाम जो पड़ा वो प्रिंसिपल सेल पड़ा। दूसरी सेल्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होती है ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल्स जो होती है ये देखने को मिलता है कि ये रेयरली क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। इसका मतलब जो मेन सेल्स है ये मेन सेल हो गई, ये मेन सेल्स हो गई, इसलिए क्योंकि जो चीफ सेल्स अथवा हमारी प्रिंसिपल सेल्स होती है वो एबेंडेंटली क्या होती है, पाई जाती है। लेकिन जो ऑक्सीफिल सेल्स होती है वो क्या होती है, रेयरली पाई जाती है। और जो हमारी ऑक्सीफिल सेल्स होती है उससे जो हमारे सर्टेन हार्मोन्स होते हैं सिक्रीट होते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया है। मतलब कि जो हमारी ऑक्सीफिल सेल्स होती है उससे किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन्स रिलीज होता है ऐसा कंसर्न नहीं किया गया है, ऐसा बताया नहीं गया है। लेकिन जो हमारी मेन सेल जिसको हम लोग चीफ सेल्स अथवा जो हमारी प्रिंसिपल सेल्स होती है उस प्रिंसिपल सेल्स से देखने को मिलता है कि वहाँ से क्या होता, एक तरह का हार्मोन्स भी क्या होता, सिक्रीट होता है। जिस पर्टिकुलर हार्मोन्स को अपने को देखने को मिलता है कि ये क्या होता है, इसको हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं, अथवा इसी को नाम देते हैं पैराथार्मोन हार्मोन जिसको हम लोग PTH बोलते हैं। और दूसरा इसी का नाम होता पैराथार्मोन हार्मोन्स का, इसी को कोलिप्स हार्मोन्स बोला जाता है। इसका कोलिप्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1925 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलिप्स। तो कोलिप्स ने क्या किया था, इस हार्मोन्स को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आधार पर
पैराथार्मोन हार्मोन अथवा पैराथायराइड हार्मोन्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोलिप्स हार्मोन्स नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गई। अब अगली बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, चीफ सेल सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड, इसको क्या नाम देते हैं, इसको अगर नाम की बात करें तो इसी को पैराथायरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स, अथवा इसी का जो नाम है वो दूसरा नाम क्या है तो मैंने आपको बताया, इसी को हम लोग पैराथार्मोन्स हार्मोन्स बोलते हैं, पैराथार्मोन्स हार्मोन्स, इसी को PTH बोलते हैं, PTH, अथवा इसी का एक नाम और हमने आपको बताया, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोलिप्स हार्मोन्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, कोलिप्स हार्मोन्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पैराथार्मोन्स हार्मोन जिसको हम लोग PTH बोलते हैं, हार्मोन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, उसको डिस्कवर्ड करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, तो वो वैज्ञानिक थे कोलिप्स ने 1925 ईस्वी में क्या किया था, इसको सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया। और डिस्कवर्ड करने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स के क्रिस्टल्स को जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, क्रिस्टल प्रिपेयर की बात करते हैं कि जिसने इसके क्रिस्टल्स को क्या किया था, प्रिपेयर किया था, उनका जो नाम था वो था क्रेज एंड रैस्मुसेन। उनका जो नाम था वो था क्रेज एंड रैस्मुसेन। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि पैराथायरॉइड हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन्स के क्रिस्टल्स को सबसे पहले प्रिपेयर्ड करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, तो उनका क्रेडिट जो है वो जाता है क्रेज एंड रैस्मुसेन को सबसे पहले जाता है, क्योंकि जो पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स के क्रिस्टल्स को सबसे पहले प्रिपेयर करने का जो काम है वो इन्होंने ही किया था। दूसरी बात ये हम लोगों को देखने को मिलती है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है, इट मीन्स जो हमारा PTH हार्मोन्स होता है, ये कैसा होता है, तो ये देखने को मिलता है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। कैसा होता है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि टोटल इसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 84 अमाइनो एसिड क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं कि पाए जाते हैं। इट मीन्स हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन्स, कोलिप्स, हम किसी की बात करें तीनों का नाम एक ही है। ये प्रोटीनियस नेचर का होता है और साथ ही साथ कैसा होता है, ये 84 अमाइनो एसिड से मिल करके क्या होता है, ये बना हुआ होता है। इट मीन्स इसमें जो अमाइनो एसिड की संख्या होती है वो कितनी होती है, 84 होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसकी आगे स्टडी करते हैं कि जो हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं या उनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है। तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स के। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे बात करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स के बारे में कि जो हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या स्पेशल फंक्शंस होता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स होता है उसमें सबसे बड़ी खास बात ये देखने को मिलती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसमें प्रोडक्शंस होता है पैराथायरॉइड हार्मोन्स का, वो क्या करता है, वो प्राइमरली क्या करता है, हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल्स होता है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अगली बात क्या हम लोग पढ़ेंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन्स। इट मीन्स हम लोग बात करेंगे PTH के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि PTH क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये हमारे ब्लड में क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इट मीन्स इसका सबसे पहला प्राइमरी फंक्शंस ये हो गया कि ये हमारी ब्लड में क्या कर देता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरी बात अगर हम लोग इसकी बात करें, प्रमोट कैल्शियम लेवल, मतलब जो हमारा कैल्शियम आयंस होता है, प्रमोट एंड एब्जॉर्प्शन, ऐसा कर सकते, प्रमोट
एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब जो हमारा एब्जॉर्प्शंस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है नहीं। कहाँ पर, कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी कौन सी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, टू ब्लड। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टू ब्लड कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। इसको हम लोग हाइपर कैल्सीमिया का नाम देते हैं। वहीं पर तीसरी बात क्या होती है, डिक्रीज फास्फोरस लेवल। इसमें क्या करता है, जो हमारा फास्फोरस लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज इन ब्लड। जो हमारा फास्फोरस लेवल होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, इट मीन्स जब इसका एब्जॉर्प्शंस होगा कैल्शियम आयन का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब जो फास्फोरस लेवल होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड में उसकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जब इसकी मात्रा कम होती है तो हम लोग इसको एक नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, कम हो रहा है तो हाइपो बोलेंगे। आप याद रखिए कि अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर कोई चीज़ कम हो रही है, इट मीन जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर कम हो रही तो वहाँ पर हम लोग हाइपोसिक्रेशंस की बात करेंगे। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तब हम लोग वहाँ पर जो बात करेंगे वो हाइपर सिक्रेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइपो होगा, और हाइपो में क्या हो रहा है, ये फास्फोरस को, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफास्फोटैमिया का नाम देते हैं। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फास्फोरस। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर सिंपल शब्द में अगर इसको समझना हो तो कह सकते हैं प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ फास्फोरस। प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ फास्फोरस। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पीटीएच। तो पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। दूसरी बात, इस क्या करता है, इसका एब्जॉर्प्शंस होता है कैल्शियम आयन का हमारी इंटेस्टाइन में, ठीक है कि नहीं, जिसको हम लोग हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। तीसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि फास्फोरस लेवल को क्या करता है, हमारे ब्लड में क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोफास्फोटैमिया का नाम देते हैं। जो हमारा हाइपोफास्फोटैमिया होता है ये क्या करता है, प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ फास्फोरस। ये क्या करता है, फास्फोरस को क्या करता है, एलिमिनेट मतलब बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। अब अगली बात यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पैराथायराइड हार्मोन से होने वाले जो हमारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन्स की अगर हम एक बात और हम यहाँ पर बता दें कि हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक लाइन हम लिख भी दे रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पैराथायराइड ग्लैंड। क्योंकि आप इस बात को याद रखिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करती। मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, जिसे आप याद करिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो डायरेक्ट उसको हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, लीड करता है। क्योंकि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस हुआ करता था, उस न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो वैसे ही पैराथायराइड ग्लैंड को क्या करता है, डायरेक्टली लीड नहीं करता है। उसके बाद हम लोग इसके क्या पढ़ लेते हैं, डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं। तो डिसऑर्डर्स में भी हम लोग बेसिकली जो देखेंगे, यहाँ से भी क्या होते हैं, दो तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। एक हाइपोसिक्रेशंस की वजह से, दूसरा क्या होता है, हाइपर सिक्रेशंस की वजह से। तो जो हमारे हाइपोसिक्रेशंस की वजह से होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैराथायराइड टिटैनी का नाम देते हैं। और जो हमारा हाइपर सिक्रेशंस की वजह से होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो जो हमारा हाइपोसिक्रेशंस होता है, उस हाइपोसिक्रेशंस में देखने को मिलता है कि जब हमारी बॉडी में जब हमारी कैल्शियम लेवल की जो क्वांटिटी होती है हमारे ब्लड में क्या होती है,
कम होने लगती है। और उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम आयन की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, जब हमारे ब्लड में क्या होती है, ज़्यादा होने लगती है, तब ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, काज होते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टिटैनी का नाम देते हैं, अथवा दूसरा क्या होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं और दोनों तरह के डिसऑर्डर्स को हम लोग एक साथ में पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिजीज़ को, किससे जो डिजीज़ होती है वो हमारी क्या होती है। तो मैंने आपको 2 डिजीज़ के बारे में बताया, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। एक जो डिसऑर्डर्स होता है वो हाइपोसिक्रीशंस की वजह से होता है, हाइपोसिक्रीशंस की वजह से होता है, और दूसरा जो होता है वो जो होता है हाइपर सिक्रीशंस की वजह से होता है। दूसरा जो होता क्या होता है, हाइपर सिक्रीशंस की वजह से होता है। तो अगर हम लोग इसमें पहले की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइपो है तो क्या होगा, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा, कैल्शियम आयन डिक्रीज इन ब्लड। यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इंक्रीज इन ब्लड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने की वजह से ये हाइपोसिक्रीशंस है। तो इसमें क्या एक्शंस देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे पहला काम ये देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है लॉक्ड जा, यहाँ पर जो जबड़ा होता है वो क्या होता है, लॉक हो जाता है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जब यहाँ पर कैल्शियम आयन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रमोट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोन डिजोल्यूशन। इसका मतलब जो होता है, बोन का क्या होता है, डिजोलेशंस होने लगता है। और जब बोन को डिजोलेशन मतलब कमज़ोर होने लगती है तो इसमें क्या होती है, बोन बिकम फ्रेजाइल होने लगती हैं। और क्या होने लगती हैं, और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि उसमें छिद्र भी होने लगता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इजली ब्रेकेबल, और वो टूटने वाली बन जाती हैं। इसमें क्या हुआ, मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होने लगा, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ देखने को मिला कि जो जा रहा वो क्या रहा, जबड़ा क्या हुआ, लॉक्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, गिव राइज द डिजीज। और यहाँ पर भी क्या होता है, गिव राइज द डिजीज। अब यहाँ पर भी बीमारी होती है, यहाँ पर भी बीमारी होती है। तो इस बीमारी को हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं पैराथायरॉयड टिटैनी। इसको पैराथायरॉयड टिटैनी या टिटैनी का नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड टिटैनी बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा डिसऑर्डर्स होता है, इस डिसऑर्डर्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसको क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। कि हमारी जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ से अपने को मिल गया कि हाइपर सिक्रीशंस की वजह से एज वेल एज जो हमारा हाइपोसिक्रीशंस होता है उनसे क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ये तो था आपका पूरा का पूरा ऑल अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड, कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, और साथ ही साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के हमारे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और साथ ही साथ यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम आपको जब हैंड रिटन नोट्स का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम सारे के सारे आपको लेक्चर्स के ही साथ साथ हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी करिए। साथ ही साथ
अपने दोस्तों को भी बताइए। साथ ही साथ जो हमारा चैनल्स है जिसका नाम है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जितने भी हमारे बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं डेफिनेटली उन सभी के लिए क्या रहेगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। क्योंकि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये कंटेंट कई सारी किताबों का संग्रह होता है और इसको बनाने के लिए भी क्या होती है, बड़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए आप इसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ हमने आपसे कई बार कहा और हमने आपसे आग्रह भी किया कि आपको अगला एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, जो है वो जूलॉजी का हो चाहे बॉटनी का हो, तो आप अपने यूजफुल कमेंट उसमें बताएं कि अपने को इसके आगे एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में कौन सा लेक्चर पढ़ना है या कौन से टॉपिक्स पर अपने को लेक्चर आपको प्रोवाइड करना है। तो आप अपना यूजफुल कमेंट भी दीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।